अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लॉ विद कशिफ और मैं हूं कशिफ निसार। आज हम पाकिस्तान पीनल कोड शुरू कर रहे हैं गैट के लिए। इसमें हमने जो देखना है इसका चैप्टर नंबर 2 है। सेक्शन 56 से लेके 52A तक गैट में आ रहा है। तो पहले हम ये समझेंगे सारे सेक्शंस, चैप्टर 2 पूरा समझेंगे सेक्शन 6 से लेके 52A तक, और उसके बाद हम इसके MCQs भी इसी लेक्चर में करेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले 6 क्या है? सेक्शन 6 जो है डेफिनेशंस के बारे में बताता है। इस सेक्शन का मतलब है कि PPC में जो डेफिनेशन दी गई हैं उन्हें एक्सेप्शन के मुताबिक समझा जाए। ठीक हो गया। हमें ये सेक्शन 6 में मिल रहा है। सेक्शन 7 क्या कह रहा है? सेक्शन 7 कह रहा है अगर किसी एक्सप्रेशंस का मीनिंग एक बार समझा दिए गए हों तो उसी मीनिंग को आगे भी यूज़ किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 8 आ रहा है। सेक्शन 8 कह रहा है कि इस सेक्शन में कहा गया है कि PPC में जो भी जेंडर का यूज़ होगा उसे यूनिसेक्स समझा जाएगा, मेल या फीमेल दोनों पर अप्लाई होगा। उसके बाद 9 आता है। सेक्शन 9, सेक्शन 9 का मतलब है ये हमें जो है सेक्शन, इस सेक्शन के मुताबिक जो भी वर्ड प्लूरल या सिंगुलर फॉर्म में दिया गया है उनका मतलब दोनों फॉर्म में समझा जाएगा, जैसा पर्सन या पर्सन, पर्सन्स या पर्सन। ठीक हो गया। इसे क्या दोनों फॉर्म में समझा जाएगा। इसके बाद सेक्शन नंबर 10 आता है। इसमें हमें मैन और वुमेन बताया गया है। इसमें क्या, इस सेक्शन में कहा गया है कि मैन और वुमेन का यूज़ जेंडर के लिए किया गया है और दोनों ह्यूमन बीइंग को कवर करते हैं। ठीक। उसके बाद हमने 10 के बाद 11 देखना है। 11 में पर्सन लिखा हुआ है। इसमें क्या है? पर्सन, PERSON, पर्सन का मतलब है अगर वो इंसान है जो लॉ के मुताबिक रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ठीक है। चाहे वो नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल, कंपनी, गवर्नमेंट, सब। ठीक। क्या है पर्सन? पर्सन का मतलब हर वो इंसान है जो लॉ के मुताबिक रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ठीक है। चाहे वो नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल में कंपनी और गवर्नमेंट दोनों आ रहे हैं। उसके बाद 12 आता है। सेक्शन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि पब्लिक क्या है? पब्लिक का मतलब है वो लोग जो लॉ की नज़र में पब्लिकली एक्सेसिबल हैं। ठीक। उसके बाद क्या आता है? 13 आता है। 13 ओमिटेड है। उसके बाद हमारे पास 14 आता है। 14 में है सर्वेंट ऑफ द स्टेट। ये क्या है? इस सेक्शन के मुताबिक सर्वेंट ऑफ द स्टेट वो इंसान है जो गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, जैसे कि सिविल सर्वेंट, पुलिस ऑफिसर। ठीक। उसके बाद हमारे पास 15 आता है। 15 रिपील्ड हो चुका है। और उसके बाद हमारे पास 16 है। 16 भी रिपील्ड हो चुका है। 17 आता है। 17 में गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट का मतलब है पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट जो PPC को इन्फोर्स करती है। उसके बाद हमारे पास 18 आता है। 18 भी रिपील्ड हो चुका है। 19 आता है। 19 हमें जज बताता है। जज क्या है? जज का मतलब है वो इंसान जो कोर्ट में जस्टिस डिलीवर करता है जुडिशियल कैपेसिटी में। उसके बाद हमारे पास 20 आता है। 20 है कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब है वो कोर्ट जो अपने जुरिस्डिक्शन में लीगल मैटर को सॉल्व करता है। 20 के बाद हमारे पास 21 आ रहा है। 21 में पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताया गया। पब्लिक सर्वेंट का मतलब है वो इंसान जो स्टेट की तरफ से पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसा पुलिस, मिलिट्री वगैरह। उसके बाद 22 आता है। 22 में हमारे पास मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है वो प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह मूव की जा सकती है, जैसा कि कैश, ज्वेलरी वगैरह। ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? 23 आता है। 23 में हमें रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस वगैरह में बताया गया है। इसमें क्या है? इस सेक्शन में रॉन्गफुल गेन के मतलब है कि किसी को फ़ायदा देना जो उसे अनजस्टली मिलता है। ठीक हो गया। उसके बाद वो रॉन्गफुल लॉस का मतलब, ठीक है, और ये रॉन्गफुल क्या था? गेन था। ठीक हो गया। और रॉन्गफुल लॉस क्या है? रॉन्गफुल लॉस का मतलब है किसी से उसका हक मारना। ठीक है। दोनों टर्म को क्राइम की डेफिनेशन में यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया। रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। उसके बाद मेरे पास आता है 24 है डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ को जानबूझकर गलत तरीके से हासिल करना या किसी को नुकसान पहुंचाना, जो एक इमोरल एक्ट है। इसके बाद मेरे पास 25 आता है। 25 में फ्रीक्वेंटली है। फ्रीक्वेंटली का मतलब है बार बार होना, किसी एक्शन या बिहेवियर का लगातार होना। PPC में इसके यूज़ किसी एक्ट को रिपीट करने के लिए
होता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास 26 आता है। 26 है रीज़न टू बिलीव। रीज़न टू बिलीव क्या है? रीज़न टू बिलीव का मतलब है किसी चीज़ को सोच समझना, किसी चीज़ को सच समझना। रीज़न टू बिलीव का मतलब है किसी चीज़ को सच समझना या यकीन करना जो किसी रीज़नेबल पर्सन के लिए ठीक हो। उसके बाद हमारे पास आता है 27 में प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। ये क्या है? इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर कोई इंसान अपनी वाइफ, सर्वेंट, क्लर्क की थ्रू प्रॉपर्टी की पोजेशन रखता है तो वो उस प्रॉपर्टी का मालिक समझा जाएगा। उसके बाद हमारे पास 28 आता है। इस पे आता है काउंटरफिट। काउंटरफिट क्या है? काउंटरफिट का मतलब अब है कि किसी चीज़ के नकली वर्जन बनाना। ठीक हो गया। क्या है कि किसी चीज़ का नकली वर्जन बनाना जो असली चीज़ की तरह दिखाई दे लेकिन उसकी वैल्यू या ऑथेंटिसिटी नहीं हो। उसके बाद हमारे पास 29 आता है। 29 डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट का मतलब है किसी भी लिखी हुई या प्रिंटेड चीज़ को लीगल या ऑफिशियल यूज़ के लिए हो जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट वगैरह। इसके बाद हमारे पास 30 आता है। 30 है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब है वो चीज़ किसी के पास हो और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जैसे बॉन्ड्स, प्रॉमिसरी नोट्स वगैरह। उसके बाद हमारे पास 31 आता है। 31 में विल बताया गया है। विल क्या है? विल का मतलब अविल है। अविल का मतलब क्या है? वो लीगल डॉक्यूमेंट जो किसी की डेथ के बाद उसके एसेट्स के डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है। इसमें इंसान अपने पोजेशंस के हिसाब देता है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद हमारे पास 32 आते हैं। 32 में लिखा हुआ है वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन। ये क्या है? इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर किसी एक्शन को लीगल वे में परफॉर्म नहीं किया जाता तो उसे इलीगल ओमिशन समझा जाएगा और उस पर एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? 33 आता है। ये क्या है? एक्ट ओमिशन। इसका मतलब क्या है? इस सेक्शन में कहा गया है कि जो एक्शंस या ओमिशन इलीगल है वो दोनों पनिशेबल हैं, चाहे वो डायरेक्टली परफॉर्म किए गए हो या इंटेंशनली नहीं की गई। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? 52A। ये हमारा ओमिटेड हो चुका है। इसमें हमने क्या देखा? हम 32 से हमने देखना है। 32 में क्या है? 32 हमारे पास आता है वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट। हाँ ये ठीक हो। 52A तक हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोगों ने इसके MCQs करनी है। ठीक हो गया। मैं आपको MCQs दिखाती हूँ। इसके बाद आता है सेक्शन 32। 32 क्या है? वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूडिंग इलीगल ओमिशन। ये सेक्शन एक्सप्लेन करता है कि एक्ट से मुराद सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि इलीगल ओमिशन है, वो चीज़ें जो करनी चाहिए थी लेकिन नहीं की वो भी हैं। ठीक हो गया। उसके बाद 33 आता है। 33 एक्ट है। एक्ट का मतलब है कि किसी पर्सन का एक या एक से ज़्यादा एक्शन का सिलसिला। ठीक। उसके बाद 34 आता है। 34 में क्या है? एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्जेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन। 34 में हमें बताएंगे अगर कुछ लोग मिलकर कॉमन इंटेंशन के साथ जो जुर्म करते हैं तो हर शख्स उस जुर्म का ज़िम्मेदार है जैसे उसने अकेले वो जुर्म किया। ये मैं सेक्शन 34 बता रहा है। 35 देख रहे हैं। 35 में है कि व्हेन एन एक्ट इज़ क्रिमिनल ड्यू टू क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। इसमें क्या? अगर किसी एक्ट को क्रिमिनल इसलिए समझा जाए कि उसमें क्रिमिनल नॉलेज या इंटेंशन थी तो सब लोग जिनमें ये नॉलेज या इंटेंशन है वो ज़िम्मेदार हैं। 36 आ रहा है। 36 है अफेक्ट कॉज पार्टली बाय एक्ट एंड पार्शली बाय ओमिशन। ठीक हो गया। 36 एक्ट अफेक्ट कॉज पार्शली बाय एक्ट एंड पार्शली बाय ओमिशन। ये कि अगर किसी एक्शन का रिजल्ट किसी एक्ट और किसी ओमिशन क्या वो चीज़ जो नहीं की गई लेकिन करनी चाहिए थी, ठीक हो गया, की वजह से होती है तो ज़िम्मेदारी दोनों पर हो सकती है। 37 आ रहा है। 37 में है कोऑपरेशन ऑन बाय डूइंग वन ऑफ द सिविल एक्ट्स कंसल्टिंग एन ऑफेंस। इसमें क्या है? अगर एक जुर्म में मुखालिफ एक्शन इन्वॉल्व हैं और अलग अलग लोग इन एक्शंस का अंजाम देते हैं तो वो सब लायबल हैं अगर ये एक्शन मिलके एक ऑफेंस बनता है। ठीक हो गया। उसके बाद 38 आ रहा है। 38 है पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। ये क्या है? जो लोग
एक ही क्रिमिनल एक्ट में शामिल हैं वो मुख्तलिफ ऑफेंसेस के लिए गिल्टी हो सकते हैं, जो उनके रोल पर डिपेंड करता है। 39 आता है, 39 है वॉलंटरीली। वॉलंटरी क्या है? वॉलंटरी का मतलब है किसी एक्शन को अपनी मर्जी से और इरादे के साथ करना। 40 आ रहा है, 40 है ऑफेंस। ऑफेंस क्या? ऑफेंस वो एक्ट है जो पीनल कोड के मुताबिक पनिशेबल है। 41 आ रहा है, 41 स्पेशल लॉ बता रहा है। स्पेशल लॉ क्या है? ये वो लॉ है जो किसी ख़ास सब्जेक्ट या एरिया के लिए बनाया गया हो और जनरल लॉ से मुख्तलिफ हो। उसके बाद लोकल लॉ आ रहा है। लोकल लॉ में है वो लॉ जो सिर्फ किसी ख़ास एरिया में एप्लीकेबल हो और पूरे पाकिस्तान में ना हो। ठीक हो गया, ये लोकल लॉ हो गया। उसके बाद इलीगल। इलीगल का मतलब, इलीगल हमें 43 में मिल रहा है। इलीगल का मतलब वो एक्शन है जो लॉ के अगेंस्ट हो या मना हो या मना। उसके बाद एक्शन उसके सेक्शन 44 आ रहा है जो कि इंजरी है। इंजरी का मतलब क्या? इंजरी का मतलब है कि किसी की बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना इंजरी है। ये 44 में मिल रहा है। 45 लाइफ आ रहा है। लाइफ कैसे क्या मुराद हम देख रहे हैं? लाइफ से मुराद इंसान की ज़िंदगी है जो लॉ के तहत प्रोटेक्ट की जाती है। 45 लाइफ। उसके बाद 46 आ रहा है डेथ। डेथ में क्या है? डेथ का मतलब ज़िंदगी के ख़त्म होना है जो क्रिमिनल केसेस में स्पेसिफिक लीगल इम्प्लीकेशन करता है। उसके बाद क्या है? 47 आ रहा है एनिमल। एनिमल क्या? एनिमल से मुराद वो सब लिविंग क्रिएचर्स हैं जो इंसान नहीं हैं, वो 47 में आ रहा है। उसके बाद 48 आ रहा है वेसल। वेसल क्या है? ये शिप्स और बोट्स के लिए यूज़ होता है जो ट्रांसपोर्ट के तौर पर काम में ली जाती हैं। ठीक होगा, ये 48 आ रहा है वेसल। वेसल से क्या मुराद है? ये शिप्स और बोट्स के लिए यूज़ होता है जो ट्रांसपोर्ट के तौर पर काम में लाई जाती हैं। उसके बाद 49 आ रहा है। 49 ईयर और मंथ है। ईयर और मंथ क्या? ईयर और मंथ का मतलब अब ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक है जो लीगल टाइमलाइंस के लिए ज़रूरी हैं। उसके बाद 50 आ रहा है। 50 एक्शन है। एक्शन का मतलब है पीनल कोड के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोविजन। उसके बाद 51 ओथ है। ओथ का मतलब है कि एक फॉर्मल प्रॉमिस जो लॉ के तहत लिया जाता है। 52 आ रहा है गुड फेथ। ये क्या है? गुड फेथ से मुराद है कि किसी एक्शन का ऑनेस्ट इंटेंशन के साथ करना बिना किसी फ्रॉड या चीटिंग के। 52 ए आ रहा है हर्बर। हर्बर का मतलब है कि किसी को शेल्टर या प्रोटेक्शन देना, ख़ास तौर पर जब वो क्रिमिनल या फोगरेटिव हो। ठीक हो गया, ये हमने पढ़ लिया। अब हम आगे इसके MCQs करते हैं। जी, अब हम देख रहे हैं पाकिस्तान पिनल कोड 1860 चैप्टर 2 जेन एक्सेप्शन। ठीक हो गया, ये कहाँ से? सेक्शन 6 से लेके 52 ए तक है। सबसे पहले हमारे पास क्या बात बताई गई है? पहले MCQs हमें दिया गया है कि सेक्शन 6 जो है क्या हमें करता है? डिफाइन करता है इन द PPC मस्ट बी अंडरस्टूड द सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। ठीक हो गया, ये हमें सेक्शन 6 के बारे में MCQs ये आ सकता है। क्या आ सकता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 द डेफिनेशन इन द PPC मस्ट बी अंडरस्टूड। किस चीज़ से अंडरस्टूड? सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन। उसके बाद हमारे पास अगला MCQs है। इस पे हमने क्या देखना है? इस पे है कि वंस एन एक्सप्रेशंस मीनिंग इज एक्सप्लेन अंडर सेक्शन 7। ठीक हो गया, ये क्या है? विल रिमेन द सेम फॉर द फ्यूचर। ठीक हो गया, सेक्शन 7 के मुताबिक हमें क्या बात बताई गई कि जो है एक्सप्रेशन का जो मीनिंग है विल बी रिमेन इन द रिमेन द सेम फॉर द फ्यूचर। सही होगा, ये हमें सेक्शन 7 का MCQs आ रहा है। सेक्शन 8 का क्या MCQs हमारे पास आ सकता है? हमारे पास आ सकता है अंडर सेक्शन 8 द जेंडर इन द PPC रेफर्स टू यूनिसेक्स। ठीक हो गया, ये हमारे पास सेक्शन 8 का MCQs ये आ सकता है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 9 है। सेक्शन 9 में हमें क्या MCQs आ सकता है? अंडर सेक्शन 9 द टर्म नंबर रेफर्स टू बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है? मैन एंड वूमेन। ये हमें कहाँ मिल रहा है? सेक्शन 10 पे। इस पे क्या मिल रहा है? द टर्म मैन एंड वूमेन रेफर्स टू द ह्यूमन बीइंग ऑफ बोथ जेंडर। ठीक हो गया, मैन एंड वूमेन सेक्शन 10 ह्यूमन बीइंग फॉर बोथ जेंडर। ठीक, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? उसके बाद हमारे पास आ रहा है द टर्म पर्सन। नीचे करूँ मैं, इसमें लिखा है द टर्म पर्सन अंडर सेक्शन 11। ठीक हो गया, पर्सन हमें कहाँ मिल गया? सेक्शन 11 में। ये रेफर क्या कर रहा है? टू बोथ ह्यूमन बीइंग एंड द लीगल एंटिटीज़। ठीक हो गया, एंटिटीज़ ये हमें कहाँ मिल रहा है? सेक्शन 11 में। उसके बाद हम 12 देख रहे हैं। सेक्शन 12 क्या कर रहा है? रेफर्स कर रहा है कलेक्टिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक हो गया, एक बार हम दोबारा सेक्शन 6 से 12 तक को देख लेते हैं। 6 में हमें सब्जेक्ट टू एक्सप्रेशंस बताया गया। 7 में हमें क्या बताया है कि जो हमने
मीनिंग देखना है एक्सप्रेशन का, वो रिमेन सेम होगा। सेक्शन 8 हमें जेंडर के बारे में क्या कह रहा है, यूनिसेक्स है रेफर्स टू यूनिसेक्स है। उसके बाद सेक्शन 9 हमें कह रहा है कि टर्म नंबर जो है दोनों के लिए यूज़ होगा, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी। उसके बाद हमें सेक्शन 10 में बताया गया है कि मैन और वुमेन जो है ह्यूमन बीइंग है बोथ जेंडर में, ऑफ द बोथ जेंडर। उसके बाद हमें क्या बताया गया, उसके बाद हमें अगली बात बताई सेक्शन 11 ने बताई, वो हमें बात ये बताई कि बोथ ह्यूमन बीइंग एंड लीगल एंटिटीज़ क्या है। सेक्शन रेफर्स टू द टर्म पर्सन, पर्सन रेफर किससे कर रहा है, ह्यूमन बीइंग, ठीक हो गया, एंड लीगल एंटिटीज़, ये हमें सेक्शन 11 बता रहा है। उसके बाद हमें 12 में बताई गई कि पब्लिक क्या है, द टर्म पब्लिक क्या है, सेक्शन 12 में बताई गई है, जो कि कलेक्टिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है। ठीक हो गया, ये हमने इसकी सेक्शन 6 से 12 तक के MCQs रिवाइज कर लिए हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। आप देख रहे हैं कि सेक्शन 13 जो है PPC का वो ओमिटेड हो चुका है, सेक्शन 13 ओमिटेड। उसके बाद 14 में हमें क्या बताई गई बात, हमें बात बताई गई अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 इन हु इज सर्वेंट इज द सर्वेंट ऑफ द स्टेट। 14 में हमें क्या बताया, सर्वेंट ऑफ द स्टेट कौन है, अ पर्सन हु इज़ वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट। हमें MCQs में आ सकता है कि सर्वेंट कौन हो सकता है, सर्वेंट हो सकता है पर्सन हु इज़ वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट। ठीक हो गया, टर्म सर्वेंट यूज़ हो रही है और सर्वेंट ऑफ द स्टेट, और वो कौन से सेक्शन में हो रही है, 14 में। उसके बाद 15 हमारा क्या है, रिपील हो चुका है। 16 सेक्शन हमारा रिपील हो चुका है। उसके बाद 17 देख रहे हैं, 17 में गवर्नमेंट क्या किया, रेफर किया है द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया, 17 में हमें बताया गया गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद हमें 18 क्या है, 18 भी हमारा रिपील हो चुका है। उसके बाद हम 19 देख रहे हैं, 19 में बताया गया क्या, जज क्या है, पर्सन डिलीवरिंग जस्टिस इन अ कोर्ट। ठीक हो गया, 19 में हमें क्या बताया जज के बारे में, और जज क्या है, पर्सन डिलीवरिंग जस्टिस इन द कोर्ट। उसके बाद हमें क्या बताया गया, उसके बाद हमें टर्म कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बताया गया, वो हमें कहाँ बताया गया, सेक्शन 20 पे। ये क्या है, एनी जुडिशियल ट्रिब्यूनल, हमें 20 में ये बात आगे दी गई। उसके बाद हम कहाँ आ रहे हैं 21 में। 21 हमें क्या बता रहा है, 21 हमें बता रहा है अ पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 21। ठीक हो गया, पब्लिक सर्वेंट कहाँ है, सेक्शन 21। रेफर क्या कर रहा है, अ पुलिस ऑफिसर, अ जज, अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक हो गया, हमें 21 ने पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताया, उसमें पुलिस ऑफिसर, अ जज, अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय सब आ रहे हैं। उसके बाद हमें 22 देख रहे हैं, 22 में क्या बताया गया, सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी, जो क्या हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जहाँ मूव कर सकती है, उसकी हम देख सकते हैं जैसा कि कैश और ज्वेलरी। ठीक हो गया, वगैरह और भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि मूव कर सकती हैं। तो हमने 13 से 22 को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 13 हमारा क्या है, ओमिटेड हो चुका है। 14 क्या है, 14 हमें बता रहा है अ पर्सन इज वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट। ठीक हो गया, वो क्या है, सर्वेंट ऑफ द स्टेट है। उसके बाद सेक्शन 15 क्या है, रिपील हो चुका है। सेक्शन 16 क्या है, रिपील हो चुका है। 17 क्या है, गवर्नमेंट रेफर कर रहा है, वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान। उसके बाद 18 है, वो भी रिपील हो चुका है। 19 क्या है, 19 हमें जज के बारे में बता रहा है। जज क्या होता है, जो पर्सन डिलीवर करता है जस्टिस और इन आ कोर्ट। ठीक हो गया, वो जज होता है। उसके बाद हमें क्या 20 में बताया गया क्या है, टर्म हमें बताएगी कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो क्या होता है, एनी जुडिशियल ट्रिब्यूनल होता है। उसके बाद हमें क्या कौन सा सेक्शन देखने हैं, 21 में हमें पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताया गया। पब्लिक सर्वेंट कौन होता है पब्लिक सर्वेंट और रेफर होता है और पुलिस ऑफिसर, अ जज, अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये सब हमारे पब्लिक सर्वेंट में आ जाते हैं। उसके बाद 22 में हमें मूवेबल प्रॉपर्टी बताई गई जो कि मूव कर सकती है। उसमें हमें एग्जाम्पल देखें तो कैश और ज्वेलरी वगैरह। ठीक हो गया, ये हमने 13 से 22 तक भी रिवाइज कर लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, अगला सेक्शन देख रहे हैं, सेक्शन नंबर 23 पे क्या लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है रॉन्गफुल गेन मीन्स, 23 है तो इसका मतलब है रॉन्गफुल गेन मीन्स गेन समथिंग विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। ठीक हो गया, सेक्शन 23 हमें किसके बारे में बता रहा है रॉन्गफुल गेन के बारे में। इसका मतलब क्या हुआ, गेनिंग समथिंग विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। सही हो गया, ये सेक्शन 23 हो गया। और 24 में हमें क्या बताई गई बात, सेक्शन 24 में हमें बता रहे हैं है डिसऑनेस्टी अंडर सेक्शन 24। ठीक हो गया, हमें 24 में हमें डिसऑनेस्टी के बारे में बता रहे हैं, वो क्या होता है, टू डिसीव और चीट, ये क्या है, डिसऑनेस्टी है और इसका सेक्शन 24 है। उसके बाद हमें 25 आ रहा है, 25 क्या हमें बता रहा है, फ्रीक्वेंटली, ये क्या है, ऑकरिंग रिपीटेडली और ऑफन। ठीक हो गया, एक चीज़ बार बार दोहराई जाने वाली हो गई। ठीक है, 25 में हो गया। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 26 आ रहा है। 26 क्या कहता है, सेक्शन 26 हमें बता रहा है रीज़न टू बिलीव, हमें कहाँ मिल रहा है रीज़न टू बिलीव, सेक्शन 26 में। इसका मतलब क्या है, हैविंग अ रीजनेबल बिलीफ बेस्ड ऑन फैक्ट। ठीक हो गया, सेक्शन 23 में हमने देखा हैविंग अ रीजनेबल बिलीफ बेस्ड ऑन फैक्ट, ये हमें सेक्शन 26 में मिल रहा है। उसके बाद हम सेक्शन 27 देखते हैं। 27 में हमें बताया गया है प्रॉपर्टी इन द पोजेशन ऑफ द वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट इज कंसिडर्ड टू बी
इन द पोजेशन ऑफ द पर्सन हु होल्ड्स ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। ये हमें कहाँ मिल रहा है, 27 में मिल रही है कि जो द पर्सन हु होल्ड्स द ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। ये हमें पोजेशन के बारे में बता रही है जो कि 27 है। बेशक वो वाइफ, क्लर्क या सर्वेंट उसको कंसीडर कर रहा हो पोजेशन में, पर जिसकी ऑनरशिप है ये उसी के है। ठीक हो गया। उसके बाद हमें 28 किस बारे में बता रहे हैं, 28 हमें काउंटरफिट के बारे में बता रहा है। क्या है, फेक और फोर्ज्ड आइटम्स मेंट टू डिसीव। ये हमें 28 में मिल रहा है जिसे हम काउंटरफिट कहते हैं। इसका मतलब है कि फेक और फोर्ज्ड आइटम मेंट टू डिसीव। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या रहा है, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट हमें कहाँ मिल रहा है, तो आप देख लें इस 29 में हमें मिल रहा है। डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 29। तो डॉक्यूमेंट का सेक्शन 29 है और इसका मतलब क्या है, रिटर्न और प्रिंटेड मटेरियल यूज फॉर ऑफिशियल और लीगल पर्पस। ठीक हो गया। मतलब क्या है इसका, कि रिटर्न या प्रिंटेड मटेरियल यूज किसके लिए होगा, ऑफिशियल और लीगल पर्पस के लिए वो डॉक्यूमेंट होगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, सेक्शन 30 आ रहा है। 30 क्या है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या है, आइटम लाइक बॉन्ड्स, प्राइमरी नोट्स और वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स। ठीक हो गया। अब हम दोबारा इस पेज को भी रिवाइज कर लेते हैं जो कि हमारे पास 23 से लेके 30 तक है। 23 में क्या बताया हमें, रॉन्गफुल गेन के बारे में बताया, जिसका मतलब है गेनिंग समथिंग विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। 24 हमें क्या बता रहा है, 24 हमें डिसऑनेस्टी के बारे में बता रहा है, जो कि हम डिसीव और चीट से करते हैं किसी चीज़ का एक्टिंग डिसीव और चीट से करते हैं फ्रीक्वेंटली, देख रहे हैं वो हमें 25 में मिल रहा है। इसका मतलब है ऑकरिंग रिपीटली और ऑफन। उसके बाद 26 हमें बता रहा है रीजन टू बिलीव क्या होना चाहिए, हैविंग रीजन मैंने बिलीव बेस्ड ऑन द फैक्ट्स होना चाहिए। ठीक हो गया, बेस्ड फैक्ट पे होना चाहिए। 27 हमें बता रहा है कि पर्सन होल्ड ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा है कि जो प्रॉपर्टी होगी किसी के पोजेशन में हो सकती है, वाइफ के, क्लर्क में, सर्वेंट के, पर वो कंसीडर की जाएगी पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या होगी, द पर्सन हु होल्ड्स ऑनरशिप, जिसकी ऑनरशिप में वो प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमें काउंटरफिट मिल रहा है। काउंटरफिट हमें 28 में मिल रहा है। इसका मतलब है फेक और फोर्ज आइटम मेंट टू डिसीव। ठीक हो गया। उसके बाद 29 आ रहा है। 29 हमें क्या बता रहा है, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब है कि हमारा रिटर्न, प्रिंटेड और मटेरियल यूज फॉर ऑफिशियल और लीगल पर्पस। उसके बाद मेरे पास क्या रहा है, वैल्यूएबल सिक्योरिटीज का मतलब ये हमें कहाँ मिल रहा है, सेक्शन 30 पे मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, रेफर हमें कर रहा है आइटम, कौन सा आइटम्स, जैसा कि हमारे पास बॉन्ड्स हो सकते हैं, प्रॉमिसरी नोट्स हो सकते हैं और वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमने ये सेक्शन 23 से लेके 30 तक रिवाइज कर लिया। अब अगला पेज करते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, विल क्या होता है, विल जो होती है हमें सेक्शन 31 में मिलती है। वो क्या होती है, रिटर्न डॉक्यूमेंट होती है। रिटर्न क्या होती है, उस पर्सन से होती है, किस चीज़ की, टू एलोकेट देयर प्रॉपर्टी आफ्टर डेथ। ठीक है, किसी मरने वाले इंसान के मरने के बाद जो होती है वो होती है। ठीक हो गया। ये क्या होती है, सेक्शन 31 में रिटर्न डॉक्यूमेंट है, रिटर्न बाय अ पर्सन है, क्यों होती है, टू एलोकेट देयर प्रॉपर्टी आफ्टर देयर डेथ। ठीक हो। इसके बाद 32 में हमें क्या मिल रहा है, इसमें हमें मिल रहा है सेक्शन 32 रेफरिंग टू द एक्ट इंक्लूडिंग बोथ एक्शन एंड इलीगल ओमिशन। 32 हमें क्या बता रहा है, एक्ट के बारे में और इलीगल ओमिशन के बारे में बता रहा है। सेक्शन 33 है हमें बोथ एक्शन और ओमिशन के बारे में बता रहा है। सेक्शन 33 हमें एक्ट के बारे में बता रहा है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34 पीपीसी हमें क्या है, फॉर द क्रिमिनल एक्ट कमिटेड इन द फर्दरेंस कॉमन इंटेंशन अप्लाइज टू, कहाँ अप्लाइज होता है, ऑल द पर्सन इन्वॉल्व विद द कॉमन इंटेंशन। 34 में हमें क्या बताया गया, ऑल द पर्सन इन्वॉल्व इन द कॉमन इंटेंशन। पीपीसी में हमें इसकी लाइबिलिटी हो रही है किसकी, क्रिमिनल एक्ट की, कमिटेड कहाँ नहीं, फर्दर इन कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन में अप्लाई कहाँ होगी, उन सब लोगों पर जो कि इन्वॉल्व हैं कॉमन इंटेंशन में। उसके बाद हमें क्या बता रहे हैं, 39 में वॉलेंट्रीली देख रहे हैं वो कि हमें 39 में मिल रहा है, दैट टर्म वॉलेंट्री इज डिफाइन इन अंडर सेक्शन 39 आइन ऑफ पीपीसी। उसके बाद हम लोकल लॉज 42 में देख रहे हैं पीपीसी में। उसके बाद हम क्या है, हर्बर 52A में आ रहा है। इसके बाद 36 है जो कि हम एक्सप्लेन करता है लाइबिलिटी व्हेन द क्रिमिनल अफेक्ट इन कॉज पार्शली बाय एन एक्ट एंड पार्शली बाय एन ओमिशन। 36 में हमने ये देख लिया, क्या देखा कि लाइबिलिटी होती है, क्रिमिनल अफेक्ट करती है जब कॉज होती है पार्शली बाय एक्ट और पार्शली बाय ओमिशन में। ठीक है। अब हम आगे देख रहे हैं